हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट को हम देख रहे हैं और जिसमें हमारी जो यूनिट चल रही है यूनिट फर्स्ट चल रही है जो कि शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। आज जो हमारा लेक्चर है वह लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर एक जो टॉपिक है वह रिदम से चल सके। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस क्लास से डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर ही यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का संपूर्ण कोर्स पूरा फ्री में ही करा रहे हैं। इसमें आपको यूट्यूब पर ही 200 से अधिक लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल हमने यूनिट फर्स्ट जो कि शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है इसके 2 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नोट्स के रूप में अपलोड कर दिए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो तपोभूमि एकेडमी है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यह क्यूआर कोड हमने आपको दिया है, इसे स्कैन कर लीजिए और ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपके पास नोट्स पहुंच सके। एकमात्र रास्ता यही है नोट्स देने का, ठीक है। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने तपोभूमि एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर ही संपूर्ण कोर्स फ्री में करा रहे हैं, तो समय पर आपके पास जो हमारी क्लासेस हैं वह पहुंच सकें। तो हमने कल जो दृष्टिकोण देख रहे थे, ठीक है, शिक्षण से संबंधित 3 प्रमुख दृष्टिकोणों या अप्रोचेस को हम देख रहे थे, तो आज उन्हीं को सबसे पहले रिवाइज करेंगे और फिर आगे के न्यू टॉपिक देखेंगे। इसमें हमारे जो 3 दृष्टिकोण थे, जिसमें पहला था अधिनायकवादी, ठीक है, अधिनायकवादी दृष्टिकोण, दूसरा था लोकतांत्रिक और तीसरा था अहस्तक्षेपवादी या स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण। सबसे पहले इनका रिवीजन करेंगे 5 मिनट में, फिर आगे न्यू टॉपिक को देखेंगे। इसमें आज एक नया इनोवेशन किया है, जिसमें जो एग्जाम्पल हमने बताए थे पिछले लेक्चर में उनको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और शॉर्ट में जो एग्जाम्पल था उसको नोट कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कल हमने क्या देखा था अधिनायकवादी दृष्टिकोण में। अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण स्मृति स्तर की विचारहीन तथा शिक्षक केंद्रित गतिविधि है जो विद्यार्थियों में दृष्टिकोण एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास करती है। मतलब यह जो गतिविधि है पूरी तरह शिक्षक केंद्रित है, यह विद्यार्थियों में किसी भी चिंतनशीलता की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास नहीं करती है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी क्या होते हैं, केवल एक आज्ञाकारी श्रोता बनकर रहते हैं, उनकी सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी अधिनायकवादी दृष्टिकोण में कि यह शिक्षण की वह शैली है जो रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक। तो इस लाइन को जरूर से नोट कर लेना है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया गया, मान लीजिए कि यह डेफिनेशन दे दी गई कि शिक्षण की वह शैली जो रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक, यह निम्नलिखित में से शिक्षण के किस दृष्टिकोण की ओर संदर्भित करता है, ठीक है, किस दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि पहला है अधिनायकवादी, दूसरा है लोकतांत्रिक और तीसरा है अहस्तक्षेपवादी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लेते हैं। कल जो एग्जाम्पल बताया था उसी को यहाँ पर डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक इतिहास के शिक्षक कक्षा में जाते हैं, उनको जो टॉपिक पढ़ाना होता है वह होता है 1857 की क्रांति। तो उनके पास पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो पहला कि वह 1857 की जो क्रांति है उनके प्रमुख जो नेतृत्व करता है और उनके क्षेत्रों को विद्यार्थियों को रटा दें, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका है कि वह इस क्रांति के सभी डायमेंशन को कवर करें, मतलब इस क्रांति का क्या प्रभाव रहा, क्या इसका महत्व है, क्या इसके परिणाम हुए और वर्तमान समय में क्या इसकी प्रासंगिकता। लेकिन वह इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि वह सिंपल सा अधिनायकवादी दृष्टिकोण को फॉलो करते हुए विद्यार्थियों को केवल तथ्य रटाते हैं। इसमें शिक्षक जो होते हैं पूरी तरह तानाशाह की भूमिका में होते हैं, बच्चों में डर का माहौल होता है, छात्र केवल एक आज्ञाकारी श्रोता बनकर रह जाते हैं, विद्यार्थियों की सारी जिज्ञासाएं इस दृष्टिकोण में खत्म हो जाती हैं और जो ज्ञान का स्तर होता है वह केवल रटने की प्रवृत्ति वाला होता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसे समझने की कोशिश की थी। अगला जो दृष्टिकोण है वह है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि
वीडियो की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसे इंक्रीज कर लीजिएगा, और अगर स्पीड भी कम लगती है तो इसे 1.5 भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो चलिए, अगला जो दृष्टिकोण था वह था लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक शिक्षण। साइकोलॉजी, इसको शिक्षण बौद्ध स्तर पर किया जाता है, परंतु इसके लिए पहले स्मृति स्तर के शिक्षण के आधार की आवश्यकता होती है। शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि होती है तथा कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच प्रभावी अंतः क्रिया का माध्यम होती है। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन जो बताई थी वह थी, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विद्यार्थियों को केवल सूचनाओं का संग्रहकर्ता नहीं बनाता बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र विचारक के रूप में विकसित करता है। तो बहुत अच्छी लाइन है, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और फिर दृष्टिकोणों का जो नेम है वह ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसको भी नोट कर लेना है अपने नोट्स में। इसको हमने जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की थी वह था भारतीय मानसून का एग्जाम्पल, जिसमें सबसे पहले तो स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक तथ्य बताए जाते हैं कि मानसून जो शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया हुआ है। मानसून सबसे पहले, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, सबसे पहले वह केरल के तट पर पहुंचता है। तो यह सब विद्यार्थियों को क्या स्मृति स्तर पर बताया जाता है। फिर उन्हें बौद्ध स्तर पर जो तापमान और जो दाब है उसके बीच में संबंध बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार मानसून का निर्माण होता है। ठीक है, उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार जो समर की कंडीशन होती है उस टाइम पे इंडिया के ऊपर लो प्रेशर की कंडीशन बनती है, जिससे जो स्थल से जो समुद्र से जो हवाएं आती हैं वह स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण भारत में मानसून का आगमन होता है। तो उनको यह स्थिति कब समझाई जाती है, बौद्ध स्तर के लेवल पर समझाई जाती है। अगला जो स्तर है वह है विचारपूर्ण गतिविधि एवं प्रभावी अंतः क्रिया। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में स्मृति स्तर का आधार होना चाहिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, बौद्ध स्तर की समझ होना चाहिए, और थर्ड में यह क्या है, विचारपूर्ण गतिविधि एवं प्रभावी अंतः क्रिया। यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसका उत्तर भी देते हैं। और लास्ट में हमने आपको एक लाइन भी ऐड करवाई थी कि मान लीजिए अगर विद्यार्थियों को स्मृति, ठीक है, विद्यार्थियों को स्मृति स्तर पर यह पता ही ना हो कि जो हवाएं हैं वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो वह कभी भी बौद्ध स्तर पर यह नहीं समझ पाएंगे कि जो तिब्बत का पठार है किस प्रकार मानसून के आगमन में योगदान दे रहा है। तो यह सब चीजें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी, एक्सप्लेन भी कर दी थी। तो चलिए अब अगला जो दृष्टिकोण है उसको देख लेते हैं। अगला जो दृष्टिकोण हमने देखा था अहस्तक्षेपवादी या लेजर, स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अत्यंत विचारशील गतिविधि है जो विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि, इंसाइट का विकास करती है। यह चिंतन स्तर का शिक्षण है जो स्मृति एवं बौद्ध स्तर से जटिल होता है। यह स्मृति एवं बौद्ध स्तर प्राप्त करने के बाद संचालित होता है तथा इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की समान एवं सक्रिय भागीदारी होती है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको देखा था, जो एग्जाम्पल था सतत जो स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और डिटेल में भी यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। आप बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या बताया था कि सबसे पहले एक प्रोफेसर जो होते हैं यहाँ पर इस लेवल पर, ठीक है, इस दृष्टिकोण में हस्तक्षेपवादी में शिक्षक या प्रोफेसर जो होते हैं वह एक फैसिलिटेटर या मित्र की तरह होते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक जो होते हैं बिल्कुल भी तानाशाह की भूमिका में नहीं होते हैं। जो शिक्षक होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वह विद्यार्थियों को शहर की एक चुनौती से अवगत कराते हैं। वह विद्यार्थियों को बताते हैं कि हर साल मानसून के सीजन में जो शहरी इलाके हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। कोई भी ऐसी थ्योरी या कंसेप्ट नहीं है जो काम करता है। आप ग्रुप में बैठ जाइए और शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा कीजिए और वहां से नक्शे कलेक्ट कीजिए, वहां की आप संरचना देखिए, वहां के ड्रेनेज सिस्टम को समझिए, और फिर विद्यार्थी इन सबको समझने के बाद पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का मिश्रण करके एक मॉडल बनाते हैं जिसे वह क्या नाम देते हैं, स्पंज सिटी मॉडल। ठीक है, लेजिस्फेयर का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक यहाँ पर सो रहे हैं, ठीक है, बल्कि छात्र जैसे ही जो मॉडल लाते हैं कक्षा में, तो फिर कक्षा में इस मॉडल पर संवाद स्टार्ट होता है। फिर शिक्षक उस पर बोलते हैं कि क्या आपने वहां की मिट्टी की पारगम्यता की जांच की है या नहीं की है। तो यहाँ फिर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय एवं समान भागीदारी होती है। ठीक है, कक्षा में होती है, और बाकी विद्यार्थी जो होते हैं फील्ड के लेवल पर वर्क करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल को इस डेफिनेशन में जो अवधारणा थी उसमें अप्लाई करने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको यह अब फिलहाल समझ आ गया होगा, पिछले लेक्चर में नहीं आया तो अब आ गया होगा।
तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आता है समझ तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। और बाकी हमने देखिए कितने अच्छे अच्छे डायग्राम यहाँ पर ऐड कर दी हैं और बिल्कुल हर एक चीज सिक्वेंस में है कि हाँ पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज की हुई है। और अब आपको बहुत अच्छे तरीके से यह चीजें लंबे समय तक याद रहने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब डायग्राम आप देखेंगे तो आपके दिमाग में इमेज एक बनेगी और फिर यह चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इसमें अहस्तक्षेपवादी में एक महत्वपूर्ण लाइन भी नोट कर सकते हैं। अधिनायकवादी दृष्टिकोण जहां छात्रों को गुलाम बनाता है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण उन्हें नागरिक बनाता है, वहीं लेजर फेयर दृष्टिकोण छात्रों को वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता बनाता है। तो इस लाइन को भी नोट कर लीजिए। जितनी हमने ये तीनों महत्वपूर्ण लाइन बताई हैं, पहला अधिनायकवादी में यह शिक्षण की वह शैली है जो रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक। और लोकतांत्रिक में जो लाइन बताई है वह भी इंपॉर्टेंट है। तीनों जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जा सकती है और ऑप्शन में दृष्टिकोणों के नेम दिए जा सकते हैं। और बाकी सिद्धांत या थ्योरी के रूप में भी, कंसेप्ट के रूप में इनडायरेक्ट रूप से भी इनको पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना है और एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लेना। चलिए आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वह है शिक्षण के सातत्य, प्रकार या कॉन्टिन्यूम। इनको देखने वाले हैं आखिर शिक्षण के कौन कौन से सातत्य हैं। तो इसी प्रकार से इनको ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। पहला है अनुबंधन कंडीशनिंग, दूसरा है इंस्ट्रक्शन निर्देशन, तीसरा है इंडोक्ट्रिनेशन मतारोपण, और चौथा है हमारा ट्रेनिंग प्रशिक्षण, और एक अन्य भी ऐड कर सकते हैं शिक्षण। बाकी हमारा शिक्षण वाला टॉपिक ही चल रहा है, इसलिए हम इसमें शिक्षण की अवधारणाओं को कंटिन्यू देखते हुए चल रहे हैं। तो फिर भी शॉर्ट में 4-5 जो हैं पॉइंट में इनको समझने की कोशिश करेंगे शिक्षण को भी, ठीक है, ताकि कहीं आपसे कोई पूछ ले तो आप शिक्षण को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। तो सबसे पहला इसमें जो है वो देखेंगे अनुबंधन, ठीक है। अनुबंधन का मतलब क्या होता है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अनुबंधन है कंडीशनिंग, व्यवहार एवं आदतों का निर्माण। अभी एक को एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आप बता देते हैं आपको। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर उनमें अंतर भी दिए गए हैं, तो हर एक को एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर सिंपल सा अर्थ समझ लीजिए। अनुबंधन कंडीशनिंग का मतलब होता है व्यवहार एवं आदतों का निर्माण। इंस्ट्रक्शन निर्देशन का मतलब होता है ज्ञान का संप्रेषण। मतारोपण इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है विश्वासों का निर्माण। और प्रशिक्षण का मतलब होता है आचरण एवं कौशल का विकास। तो सबसे पहले तो नोट्स में इसी प्रकार से वर्ड लिखना है और उनकी जो शॉर्ट में अर्थ है, उनकी जो शब्दावली है उसको लिख लीजिए, ठीक है। आपको पहले ही बता गया है कि बगैर कॉपी पेन लिए नहीं बैठना है। बगैर कॉपी पेन के काम नहीं हो सकता। जितना ज्यादा नोट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेंगी और कहीं ना कहीं वह आपको बाद में एग्जाम में भी मदद करेंगे। इसलिए कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है और हर एक चीज को लिखते हुए चलना है। अतः शिक्षण व्यवहार एवं आदतों के निर्माण, अनुकूलन से लेकर विश्वासों के निर्माण, मतारोपण तक की एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण क्या है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण की ये चारों निरंतरताएं, जिसमें अनुकूलन, निर्देशन, मतारोपण तथा प्रशिक्षण एक दूसरे से संबंधित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भिन्न है। तो अभी किस प्रकार से यह एक दूसरे से भिन्न है, इनको अंतर से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। शिक्षण तथा उसकी 4 प्रमुख निरंतरताओं के मध्य अंतर निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो चलिए एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अनुकूलन या अनुबंधन, सही जो अर्थ है, ठीक है। बाकी आपको इंग्लिश में याद रखना है कंडीशनिंग। अनुबंधन यहाँ पर नोट कर लीजिए। अनुबंधन यह है व्यवहार एवं सीखने की आदतों में परिवर्तन करता है, ठीक है। यह व्यवहार एवं सीखने की आदतों में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का रोकना, गाड़ी का रोकना शॉर्ट में नोट करना है, लेकिन आपको पूरा ही अच्छे से नोट करना है, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर बाद में जैसे हम कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट, उस प्रकार से आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह व्यवहार एवं सीखने की आदतों में परिवर्तन करता है। सबसे पहले तो अर्थ याद रखना है कि अनुबंधन का अर्थ क्या है, व्यवहार एवं आदतों का निर्माण। एक लाइन में बस इतना अर्थ याद रखना है, व्यवहार एवं आदतों का निर्माण। यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं वह अंतर है, ठीक है। यह व्यवहार एवं सीखने की आदतों में परिवर्तन करता है। किस प्रकार करता है, मान लीजिए कि रेड सिग्नल हुआ, ठीक है।
लाल बत्ती होने पर जिस प्रकार आप ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपकी व्यवहार में परिवर्तन है और कहीं ना कहीं आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का रोकना, तो यहाँ पर क्या होगा, आदतों में परिवर्तन। इसका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब एक विशेष आदत पर फोकस होता है, विशेष आदत पर फोकस, नोट करते हुए चलिए, विशेष आदत पर फोकस, विशेष आदत पर इसका फोकस होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोक रहे हैं या फिर कोई अन्य आदत भी शिक्षण की फील्ड की आप ले सकते हैं। बाकी हम इसको एक एक एग्जाम्पल के ही माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम्पल मिक्स ना हो। अनुकूलन में पुनर्वलन की आवश्यकता होती है। पुनर्वलन की आवश्यकता कैसे, मान लीजिए कि आपने लाल बत्ती हुई, ठीक है, रेड सिग्नल हुआ और आपने उस पर गाड़ी नहीं रोकी, तो फिर क्या होता है, जो ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं वह आपका चालान काट देते हैं। चालान काट देने से क्या हुआ, एक नेगेटिव पुनर्वलन हुआ। ठीक है, मतलब पुनर्वलन की यहाँ पर आवश्यकता होती है जब ही आदत एवं व्यवहार का निर्माण होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर मान लीजिए चालान उसने नहीं काटा और आपने गाड़ी भी नहीं रोकी, तो इसका मतलब है कि कंडीशनिंग नहीं हुई है, और बगैर चालान काटे आपने वहां पर गाड़ी रोक दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशनिंग हो चुकी है। तो अनुकूलन में पुनर्वलन की आवश्यकता होती है, मतलब अगर आपने लाल बत्ती हुई और गाड़ी नहीं रोकी तो आपका निश्चित ही चालान कटेगा, तो यह क्या होगा, नेगेटिव री हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अंतर देख लेते हैं। अनुकूलन में व्यवहार की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है, ठीक है, रिपीटेशन की आवश्यकता होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं वाहन लेकर, लाल बत्ती हुई और वहां पर, अब मान लीजिए आप कई बहुत समय से वाहन चला रहे हैं और बार बार सिग्नल होता है, आप उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते पर मतलब सिग्नल के जो खंबे हैं वह लगे हुए हैं। आप एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, तो स्टार्टिंग में शुरू शुरू में जब ऐसा होता है, जब हम वाहन चलाते हैं तो कंडीशनिंग जब नहीं हुई होती हो तो सिग्नल का हमको कोई पता नहीं होता है कि किस प्रकार के सिग्नल पर गाड़ी रोकना है, किस प्रकार के सिग्नल पर गाड़ी को निकालना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब पुनरावृत्ति होती है, बार बार ऐसी घटना होती है, तो कहीं ना कहीं जब लाल बत्ती होती है तो हमारा जो पैर है ब्रेक पर अपने आप चला जाता है और कहीं ना कहीं हम गाड़ी को रोक देते हैं। अगर गाड़ी हमने रोक दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशनिंग हो गई है। और अनुकूलन में पाठ्यक्रम निश्चित होता है। निश्चित पाठ्यक्रम, इसको कक्षा के एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें सबसे निम्नतम स्तर की शिक्षा, निम्नतम स्तर की शिक्षा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। निम्नतम स्तर की शिक्षा मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल निश्चित पाठ्यक्रम होता है। उन्हें शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि ए फॉर एप्पल ही होता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी ही आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। बच्चों को जो चीजें हैं बार बार रटा दी जाती हैं कि हाँ यही होता है। और कहीं ना कहीं जब उनको, मान लीजिए कि विद्यार्थियों को जो अल्फाबेट हैं वह पढ़ने को दिए गए कि हाँ आप ABCD पढ़ के आइए, उन्होंने पढ़ के आए और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक को सुना दिया, और शिक्षक ने सुनने के बाद उनको क्या दिया, पॉजिटिव री दिया, मतलब वेरी गुड दे दिया या फिर कोई टॉफी दे दी। तो इससे क्या होगा, पुनरावृत्ति इसकी होगी, वह इसको बार बार दोहराएंगे और कहीं ना कहीं एक समय बाद उनकी कंडीशनिंग हो चुकी होगी। अनुकूलन संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सबसे निम्नतम स्तर है। ठीक है, सबसे निम्नतम स्तर है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी के भीतर आदत का निर्माण कराया जाता है, उसके भीतर व्यवहार का निर्माण कराया जाता है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा वह है निर्देशन, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब हमने आपको क्या बताया था, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ज्ञान का संप्रेषण। ठीक है, निर्देशन का मतलब ज्ञान का संप्रेषण। निर्देशन का क्षेत्र संकीर्ण एवं सीमित होता है। तो संकीर्ण एवं सीमित कैसे, इसको एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक जियोग्राफी के टीचर हैं, जियोग्राफी के टीचर हैं, वह विद्यार्थियों को मानचित्र के बारे में कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जियोग्राफी के टीचर हैं विद्यार्थियों को क्या कर रहे हैं, ज्ञान का संप्रेषण तो हो ही रहा है वहां पर, तो वहां पर विद्यार्थियों को वह मानचित्र समझा रहे हैं। तो केवल मानचित्र समझा रहे हैं, ना कि उन्हें कोई आध्यात्मिक या फिर चिंतन स्तर का ज्ञान दे रहे हैं। मतलब वह केवल मैपिंग से जुड़ी हुई बातें ही बता रहे हैं कि किस प्रकार पैमाना लेना है, किस प्रकार अक्षांश या देशांतर खींचे जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ,
निर्देशन का क्षेत्र संकीर्ण एवं सीमित, मतलब एक विशेष विषय तक सीमित होता है। निर्देशन सदैव औपचारिक फॉर्मल होता है। औपचारिक कैसे? जैसे जो शिक्षक हैं भूगोल के, वह एक निश्चित क्लासरूम में है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक निश्चित समय है, ठीक है, मतलब सब कुछ जो घटना हो रही है वह एक कक्षा के भीतर सीमित है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। और निर्देशन सदैव क्या होता है? औपचारिक होता है, मतलब सब कुछ निर्देश के अनुसार ही हो रहा है। निर्देशन शिक्षण का एक भाग होता है। शिक्षण एक छतरी के समान होती है, जिसमें अन्य भी जो एस्पेक्ट होते हैं वह शामिल होते हैं, अन्य भी जो क्या बोल सकते हैं, अन्य अवधारणाएं जो होती हैं वह शामिल होती हैं, जैसे मतारोपण हो गया, ठीक है, जो इंडोक्ट्रिनेशन हो गया, और अपना क्या हो गया, अभी हमने आपको बताया था, अनुबंधन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो यह सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है निर्देशन शिक्षण का एक भाग होता है। मतलब छतरी में जिस प्रकार कई प्रकार की जो आपने देखी होंगी, कई प्रकार की क्या बोल सकते हैं उनको, इस प्रकार की जो रॉड लगी होती हैं, तो मान लीजिए यह जो छतरी है वह क्या है? शिक्षण है। और यहाँ पर जो अनुबंधन है, एक निर्देशन है, मतारोपण है, प्रशिक्षण है, तो यह उसके भाग होगा। निर्देशन शिक्षण का एक भाग होता है, ठीक है। और इसी में शिक्षण का एक भाग कैसे? मतलब उनको यहाँ पर मानचित्र बनाना सिखाया जा रहा है और कोई अन्य चीज नहीं सिखाई जा रहा है। बाकी और अगर टॉपिक होता तो फिर उसको भी यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते, ठीक है। बाकी फिलहाल हम आपको एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहे हैं, क्योंकि अगर 2-3 एग्जाम्पल एक ही जो क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन है या फिर पॉइंट है उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वह मिक्स हो जाता है, और फिर वह बेहतर तरीके से हमें लंबे समय तक भी याद नहीं रहता। निर्देशन का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्रदान करना होता है। मतलब शिक्षक जो है विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय का ज्ञान किस प्रकार प्रदान कर रहे हैं, मतलब जो मानचित्र बनाना वह बता रहे हैं, तो वह बता रहे हैं कि नदियों को नीले रंग से दर्शाया जाता है, वृक्षों को हरे रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ों को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार एक विशिष्ट ज्ञान का प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, विशिष्ट विषयों का ज्ञान यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। निर्देशन सामान्यतः कक्षा तक ही सीमित होता है, मतलब इसका समाज से फिलहाल कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो पूरी गतिविधि हो रही होती है निर्देशन की वह कक्षा में ही घटित हो रही होती है। शिक्षक जो होते हैं विद्यार्थियों को कक्षा में ही निर्देश दे रहे होते हैं और विद्यार्थी उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। चलिए अगला जो इसमें अंतर है वह है मतारोपण के अंतरों को देख लेते हैं कि मतारोपण इंडोक्ट्रिनेशन, तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें विश्वासों का निर्माण, इसका क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो नाजी जर्मनी में बच्चों की शिक्षा होती थी 1930 से 40 के दशक में हिटलर के शासनकाल में, वह पूरी तरह इसी पर आधारित थी। तो एक एक पॉइंट को लेकर उसमें एग्जाम्पल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण होता है, मतलब यहाँ पर शिक्षक का जो उद्देश्य होता है, शिक्षक का उद्देश्य शिक्षक का उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना नहीं होता है। मानसिक विकास, तो आप नोट कर लीजिए, मानसिक विकास नहीं, शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों का मानसिक विकास करना नहीं होता। यह शिक्षार्थी की कुछ मान्यताओं एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है। यह शिक्षार्थियों की कुछ मान्यताओं एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है। मतलब वहां पर अगर विद्यार्थियों को बता दिया कि जो आर्यन नस्ल है वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, तो वह इस मान्यता को पूरी तरह ही स्वीकार कर लेते थे। वह उस पर कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे। मतलब जैसा उन्हें बता दिया, मतलब उनके ऊपर थोप दिया, जैसे विश्वास निर्माण कर दिए गए, वह बस उसे वैसा ही रट लेते थे और वैसा ही मान लेते थे। यह किसी समस्या का केवल एक ही समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब जो हिटलर ने बोल दिया वह वही विद्यार्थियों के लिए अंतिम सत्य होता था। उस समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। हिटलर ने बोला कि यह समस्या है, इसका यही समाधान है, तो विद्यार्थी मान लेते थे कि हाँ यह समस्या है और केवल इसका एक ही समाधान है, अन्य कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करते हुए चलिएगा एग्जाम्पल को, और नोट करते हुए भी चलिएगा। इसमें शिक्षार्थियों को सीखने की स्वतंत्रता नहीं होती है। शिक्षक के दावों पर यहाँ पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं। शिक्षक के जो भी दावे होते हैं
शिक्षक के दावों पर कोई विद्यार्थी सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने उस समय, जो हिटलर का शासनकाल था, उस समय अगर शिक्षक के दावों पर सवाल उठा देते थे तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था और उन्हें मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। इतने कठोर शासन में वह विद्यार्थी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम उसे एग्जाम्पल में अप्लाई कर, जो अवधारणा है, जो पॉइंट है, उनमें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कठोर अनुशासन का समर्थन कर रहा है। मतलब जो हिटलर का शासनकाल था वहां पर हर एक चीज बिल्कुल मतलब कठोर थी कि किस प्रकार से आपको ड्रेस पहनना है, किस प्रकार से आपको चलना है, किस प्रकार की आपकी जो पढ़ाई होगी वह होगी। मतलब हर एक चीज जैसा हिटलर तय करते थे वैसा ही वहां के लोगों को और विद्यार्थियों को मानना पड़ता था। तो यहाँ पर मतारोपण का अर्थ क्या हुआ? विश्वासों का निर्माण, या यूं कहिए कि चीजें व्यक्तियों या विद्यार्थियों को ऊपर थोप दी जाती थी कि ऐसा है तो ऐसा मान लीजिए और इसके अलावा कोई अन्य चीज नहीं हो सकती है। मैंने यह चीज आपको बता दी थी, यही आपके लिए अंतिम सत्य होना चाहिए, यह हिटलर बोलते थे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वह है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण व्यवहारिक एवं मूर्त होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जीआईएस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जीआईएस का प्रशिक्षण किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई होता है, देखिए। प्रशिक्षण व्यवहारिक एवं मूर्त, मतलब जीआईएस पर केवल विद्यार्थियों को किताब नहीं रटाई जाती है, उनको कंप्यूटर की लैब में भेजा जाता है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर की लैब में भेजा जाता है, उन्हें सॉफ्टवेयर खोल के बताया जाता है और फिर वहां पर वह व्यवहारिक रूप से करके वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब मूर्त और व्यवहारिक तरीके से जीआईएस को सीखते हैं। इसका उद्देश्य कार्य करना अथवा क्रिया करना होता है। छात्र यहाँ पर खुद करके सीखते हैं। ठीक है, वह कंप्यूटर की लैब में जाते हैं, सॉफ्टवेयर खोलते हैं और कार्य करते हैं और फिर जैसे ही वह सीख जाते हैं तो वह फिर क्या करते हैं, वन का अगर उनको कोई डाटा दिया जाता है तो वह उस पर एक बेहतर तरीके का मैप ड्रॉ करके बता देते कि हाँ यह क्षेत्र है जो है जिनमें वन संसाधन बहुत अधिक है और यह क्षेत्र जो शो हो रहे हैं इनमें वन जो है कम मात्रा में है। तो इस प्रकार यहाँ पर वह खुद करते हैं, खुद करके सीखते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। प्रशिक्षण में संदर्भ विशिष्ट होता है। ठीक है, यह कोई जीके की क्लास नहीं है, मतलब इसमें एक खास फील्ड के व्यक्ति ही, ठीक है, संदर्भ इसका क्या है, विशिष्ट है, मतलब कोई जीके क्लास नहीं चल रही है, एक विशिष्ट फील्ड के व्यक्ति ही इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए आगे के अंतर देख लेते हैं। आगे के जो अंतर है, प्रशिक्षण अल्पकालिक अथवा तत्कालिक होता है। ठीक है, यह अल्पकालिक अथवा तत्कालिक होता है, मतलब कुछ मंथ का समय मिलता है। आपने देखा होगा जैसे कोई पुलिस का एग्जाम क्लियर कर लेता है या फिर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो वह लवासना में लगभग कुछ मंथ या फिर 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग पर जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण होता है अल्पकालिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रशिक्षण पर चले गए हैं और बस वहीं रह रहे हैं, मस्त खा रहे पी रहे और ऐश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए यह बिल्कुल अल्पकालिक या सीमित समय तक का होता है। प्रशिक्षण में शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब यह नहीं होता है कि हाँ जाइए विद्यार्थी लैब में चले जाइए, कंप्यूटर वहां पर रखे हुए हैं, आप बस जाइए और जीआईएस को सीख लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर वहां पर इंटरनेट होगा ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, वहां पर उसमें जीआईएस सॉफ्टवेयर होगा ही नहीं, भले ही कंप्यूटर रखा हो लेकिन उसमें जीआईएस सॉफ्टवेयर अगर होगा ही नहीं तो विद्यार्थी फिर कैसे काम करेंगे। तो यह इसलिए उनको पहले संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया और अभी क्या बताया था उसमें जीआईएस सॉफ्टवेयर हो गया और कहीं ना कहीं इंटरनेट का कनेक्शन भी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है शिक्षण है। इसको वैसे तो हमारा टॉपिक शिक्षण ही चल रहा है तो फिर भी इसको पढ़ ले रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं कोई आपसे पूछ ले कि आखिर शिक्षण क्या होता है तो आप 4-5 पॉइंट में इससे एक्सप्लेन कर सकें, एग्जाम्पल याद रखेंगे तो इसको समझने में और आसानी होगी। यह व्यक्ति की संभावनाओं एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। यहाँ पर रटने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों को तथ्य नहीं रटाए जाते हैं, रटने पर ध्यान नहीं, नोट कर लीजिए, ध्यान नहीं, मतलब व्यक्तियों को तथ्य नहीं रटाए जाते। एग्जाम्पल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जलवायु परिवर्तन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन में विद्यार्थियों को बताया जाएगा किस प्रकार कोपेनहेगन जो प्रोटोकॉल है
कोपेनहेगन जो सम्मेलन है किस प्रकार इससे संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। मतलब हर एक चीज विद्यार्थियों को बिल्कुल यहाँ पर बताई जाती है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मान लीजिए अब जलवायु परिवर्तन के एग्जाम्पल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल के माध्यम से चूंकि हम इसे समझ रहे हैं, तो इसका क्षेत्र व्यापक किस प्रकार से होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्यापक कैसे? IR, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब एक ही एग्जाम्पल को इन सारे विषयों में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतिहास में कैसे? मान लीजिए कि आपने अतीत में ऐसी जो गतिविधियां की हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति हो गए, आपने बहुत सारे उद्योग खोल दिए, आपने जो संसाधन है उनका अंधाधुंध दोहन किया, तो उससे क्या हुआ? उससे कहीं ना कहीं हमारा जो जियोग्राफी है, जो एनवायरनमेंट है, वह प्रभावित हुआ है। उससे हमारी इकोनॉमी प्रभावित हुई है। कहीं ना कहीं उसने ही आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इतना ज्यादा जटिल बना दिया है, क्योंकि उस समय में हमने संसाधनों को इतना ज्यादा अंधाधुंध दोहन किया है, जिससे कि वर्तमान समय में वह संसाधन कम हो चुके हैं, जिससे कि देशों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वह हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है, और कहीं ना कहीं वह हमारे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी प्रभावित कर रहा है। तो हमने इसको देख लिया कि इसका क्षेत्र कितना व्यापक हो सकता है। शिक्षण का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो सकता है। अगला है, शिक्षण में पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से विद्यार्थियों के भीतर आंतरिक प्रेरणा होती है। विद्यार्थी या फिर कोई अन्य भी ले सकते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों के भीतर आंतरिक प्रेरणा होती है, या व्यक्तियों के भीतर आंतरिक प्रेरणा होती है। इसमें अगला जो पॉइंट है, शिक्षण में पढ़ाई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी चीज को बिल्कुल दोहराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई तय कोर्स नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, बल्कि इसके जो डायमेंशन है वह अति बृहद रूप में है। शिक्षण में मूल्यांकन गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है। शिक्षण में मूल्यांकन गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक समझने की कोशिश करते हैं। मात्रात्मक कैसे? जलवायु परिवर्तन पर आपने विद्यार्थियों को 50 क्वेश्चन करने को दे दिए, उसमें से 42 क्वेश्चन उन्होंने सही कर दिए, तो इससे हम समझ सकते कि हाँ, विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को समझ लिया है मात्रात्मक लेवल पर। और गुणात्मक लेवल पर मान लीजिए हमने उन्हें जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज पर निबंध लिखने को दे दिया, उन्होंने अपनी समझ का उपयोग करके कहीं ना कहीं उसमें समाधान ऐड किए और आगे का रास्ता भी दिखाया कि यह रणनीतियां देशों को अपनानी चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे निपटा जा सके। तो कहीं ना कहीं यह शिक्षण का जो है गुणात्मक मूल्यांकन होता है। और विभिन्न स्तरों का समावेशन, विभिन्न स्तरों का समावेशन किस प्रकार है? मतलब मेमोरी लेवल पर, मेमोरी लेवल पर विद्यार्थियों ने समझा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उन्होंने समझा कि ग्रीन हाउस जो गैस है उनका किस प्रकार मानव पर, किस प्रकार जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और रिफ्लेक्टिव लेवल पर उसने इन सभी समस्याओं के, ग्रीन हाउस जो गैस का प्रभाव बढ़ रहा है उस समस्या से किस प्रकार निपटा जा सकता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से समाधान निकालना ही शामिल होता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आगे लेवल आएंगे तो वहां पर इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लेवल ही यहाँ पर आने वाले हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे जो कि शिक्षण के छात्रों के बीच थे। तो आज की क्लास में हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा, एक्सप्लेन किया, हर एक पॉइंट में किसी ना किसी एग्जाम्पल को कनेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं समझ तो एक बार क्लास को फिर से देख लीजिएगा आराम से। सबसे पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, फिर नोट करते हुए चलना है। जहां जिस पॉइंट में जो भी एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहे हैं उसको उसी के सामने नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक बार जब आप कंप्लीट इसका नोट्स बना लेंगे, 4 से 5 बार अगर उसका रिवीजन कर लेंगे, तो यह जो जितनी भी चीजें आपको कठिन लग रही हैं वह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, और फिर आप किसी और को भी इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसका रिवीजन भी जरूर से कर लीजिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो उसके बगैर तो काम नहीं चल सकता है। अगर रिवीजन नहीं किया तो चीजों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तपोभूमि एकेडमी का, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स की जो
पीडीएफ है, हम वहीं पर अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही क्लास होती है उसके बाद इस क्लास की पीपीटी तो अपलोड कर ही देते हैं, और साथ में हम जो आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वह भी हम आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर तपोभूमि एकेडमी के उपलब्ध कराने वाले हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। केवल क्लास यूट्यूब पर देखने से कुछ नहीं होगा, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे तो नोट्स आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा और इसका बेहतर तरीके से रिवीजन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।